जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओके जी। लास्ट टाइम हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो है वो बिक जाते हैं। जी थैंक यू, आई एम गुड। हिंदू परेशान हो जाते हैं और अब की दफा मुसलमान जो हैं वो भी एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। आखिर सोच में पड़ना बनता भी था कि भाई हम लोग तो ये समझते रहे थे कि 1885 में ये कांग्रेस बनी है और ये कांग्रेस तो अपनी जमात है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुओं को हमने अपना भाई समझा, तो ये क्या इन्होंने किया हमारे साथ है वो। हिंदुओं ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की जितनी खुल खला के मजम्मत की और जिस तरह से वो उसकी एनलमेंट होती है, वो खत्म होता है, वो एक लम्हा फिक्रिया था। तो अब की दफा जो है वो मुसलमान जो है वो एक गहरी सोच में चला गया। कांग्रेस का मकसद ये था कि वो दोनों जमातों के लिए, दोनों कौमों के लिए काम करती। लेकिन कहानी यहाँ पे बिल्कुल ही उलट हो गई जब गांव माता के मानने वालों ने सिर्फ उसी के प्रोटेक्शन की बात की। अब की दफा मुसलमानों को सिरे से पता चल गया कि भाई हमारे हकूक की प्रोटेक्शन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अब की दफा कुछ और करना पड़ेगा। अब की दफा ये पता चल चुका था कि ये तो प्रो हिंदू एक्टिविटीज हैं और ये दूर अंदेश मुसलमानों ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे सस्टेन कर सकें, तो हमें कोई ना कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे हम हिंदुओं के मुकाबले में सिर्फ मुसलमानों की डिमांड्स को ही प्रोटेक्ट कर सकें। अभी भी कुछ मुसलमानों को लगता था नहीं नहीं, तुम लोगों का वहम है, कांग्रेस हम लोगों को सपोर्ट करती है। ये वैसे ही कुछ मुसलमानों को गलती लगी है। हिंदुओं ने खुल खला के उर्दू की ऑपोजिशन की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो अब की दफा कुछ मुसलमानों को समझ में आ गया कि भाई अगर इनके साथ रहे तो इज्जत वाली जिंदगी जो है वो यहाँ पे नसीब नहीं हो। हिंदुओं की इन हरकत की वजह से हमारे पास मुसलमान जो हैं वो परेशान होते हैं। और कुछ हिंदुओं ने, जिनमें स्वामी दयानंद शामिल हैं और बीजे तिलक शामिल हैं, इन्होंने तो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा मूवमेंट लॉन्च कर। मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल और शायद हिंदी उर्दू तनाज़ा काफी नहीं था, जो स्वामी दयानंद और विजय सिल्क की मूवमेंट भी शामिल हो गई, जिसमें खुल खिला के खुले में मुसलमानों के खिलाफ जो है सारी की सारी चीजें, तबलीग और मुसलमानों को पकड़ के हिंदुओं में कन्वर्ट करना शामिल था। अब की दफा मुसलमान जो हैं वो थोड़े छटक गए, शशतर रह गए कि ये क्या बात है। सियासी तौर पे अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आना शुरू हुआ। मुसलमानों की कोई जमात ही नहीं थी। मुसलमान अपने आप को एक ऐसे भेड़ बकरियों की तरह, हजूम की तरह महसूस करते थे। और अब की दफा कुछ मुसलमानों ने समझा कि भाई अगर जिंदा रहना है तो जैसे कांग्रेस एक जमात है, तो अब हमें भी कोई ना कोई जमात बनानी पड़ेगी। ये कहानी का एक रुख है। अब हमारे पास कहानी का एक दूसरा रुख आता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड, जिसने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना रखा था। मैडम इंटरेस्ट पर लेट आने के नुकसान। शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन, ठीक है। आप पूरे 4 मिनट लेते हैं। अच्छा जी। कहानी में दूसरी तरफ अब एक नया मंजर है। अब की दफा हम अपने आप को इंग्लैंड की किसी अच्छी सी शहरा पे खड़े होकर देखते हैं। यहाँ पे एक पार्टी, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहां पे एक पार्टी थी जिसका नाम लिबरल पार्टी था। लिबरल पार्टी ने अपने इलेक्शन के दिनों में कंपेन की थी, लोगों को बताया था कि भाई देखो, अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिला, अगर हम इंग्लैंड में हुकूमत में आए, तो इंग्लैंड के मानने वाले लोग जो हैं वो दर हकीकत ऐसा नहीं था कि सब के सब लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि आप हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखें।
जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो बहुत से रशियंस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम माफी चाहते हैं आपके साथ जो कुछ हुआ। 1971 में जब बंगालियों के साथ हमने किया, आज बहुत से पाकिस्तानी बंगालियों से माफी मांगते हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान ने किया हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। बेशक हमें इसमें कोई आर नहीं है कि हमने वाकईतन उनके साथ गलत किया। तो हमारे पास जो है कुछ ऐसी कहानी है। उसी तरह से इंग्लैंड के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम लिबरल पार्टी है। लिबरल पार्टी ने अपने लोगों से वादा किया कि ठीक है, तुम लोग जो ये बात कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और सितम चल रहा है, हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के रखा है, ठीक है, हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, हम हिंदुस्तानियों को आजाद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो है लिबरल पार्टी की हुकूमत आई तो हम हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पहली दफा हम हिंदुस्तान को इस काबिल बनाएंगे कि तुम लोग अपनी हुकूमत खुद संभाल लो, लेकिन हम लोगों की कॉलोनी रहोगे। डिक्टेशन जो है वो हम लोग इंग्लैंड से भेजेंगे, लेकिन बहर क्या तुम लोग अपने लीडर चुन सकोगे, अपने एमपी अपने एमएनए होंगे। और ये सारे के सारे लीडरशिप थे हमारे पास लॉर्ड जॉर्ज जो है। लॉर्ड जॉर्ज जो है वो 1905 में ये कहते हैं, ये कहानी का दूसरा मतलब। मुसलमानों को जब ये पता चलता है कि ऐसा है, तो मुसलमानों ने क्या किया कि अपनी कुछ जो है वो गुजारिशात कह लीजिए, तरतीबात कह लीजिए, वो लेके वॉइस राय के पास चले गए। वॉइस राय ऐसा ही था जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ था। तो अब जो है वो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर जो है वो वॉइस राय से मिलते हैं, लेकिन क्या ही आसान होता कि वॉइस राय से मिलना इतना ही आसान है? क्या beggars can be the choosers? क्या इतना आसानी से वॉइस राय मिल लेता उस कौन से जिससे उसे सख्त नफरत है, उसे पता है कि ये लोग माजी में हमारे खिलाफ साजिशों में रहे हैं? आंसर इज नो। अब की दफा एक नवाब थे आगा खान, बहुत ज्यादा अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ था, इस हाईनेस सर आगा खान साहब। सरागा खान ने वायसराय से मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर इनके इल्म में नॉलेज में लगाया जाता है कि वायसराय आजकल शिमला में है। शिमला ऐसे ही है जैसे हमारे कश्मीर के इलाके हैं या मरी के इलाके हैं, तो वहां पे मुलाकात उनसे हो सकती है अगर मिस्टर आर्कबोल्ड इस चीज को यकीनी बना। आर्कबोल्ड जो है वो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, ये भी ब्रिटिश थे। सरागा खान जो है वो बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं अलीगढ़ कॉलेज को और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमें मिला सकें तो ये बड़ी नवाजिश होगी। मिस्टर आर्चबोल्ड जो हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो उनसे वो कांटेक्ट करते हैं वाइसराय के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ, प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ, जो कि कर्नल डोनाल्ड होते हैं। कर्नल डोनाल्ड स्मिथ जो है वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि वाइसराय से मिलना चाहते हैं कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हिंदुस्तान। अब हमारे पास जो है मिस्टर आर्कबोल्ट जो है उनको बताया जाता है कि ठीक है, 40 के करीब अगर चाहें तो ये डेलीगेशन मिल सकता है। वॉइस राय साहब जो है वो इन्हें साहब बहादुर ये टाइम देता है। शिमला डेपुटेशन में सरागा खान को बताया जाता है कि हजूर वाला आपकी अर्जी यानी दरख्वास्त पर अमल कर दिया गया है और आप जो है वो वॉइस राय से मिल सकते हैं। वक्त आपके पास है 1 अक्टूबर 1906 और आप वॉइस राय साहब जहाँ पे छुट्टियां गुजार रहे हैं शिमला वहीं पे चले जाएं। तो वफद शिमला पहुंचता है, वाइसराय के पास मुझे खुद चल के जाते हैं। वाइसराय थोड़ा आराम करता है और ढंग से गुजारिशात को सुनता है, तवज्जो से सुनता है। तो राघव हम बताते हैं कि हम लोगों का मकसद कभी भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं रहा, लेकिन आपके जेर निगरानी आपकी हुकूमत में मुसलमानों के हकूक बिल्कुल महफूज हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई गिला शिकवा है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब आप लोग जो हुकूमत बनाना चाहते हैं, जैसे कि जॉर्ज लॉयड ने जो है वो बताया था, जो लिबरल पार्टी के चेयरमैन है, कि हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को कानून साजी में शामिल करेंगे। तो चूंकि अभी आप ये काम करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को भी शामिल कर रहे हैं,
तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को अलहदा से रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अगर आपने मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझ के ही सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन दी कि जिस तरह से बाकी हिंदुस्तानी हैं तो ये भी वोट कॉस्ट कर लें, तो हम नंबरों में बहुत कम हैं। हम लोगों के पास इतने कम नंबर हैं कि हम चाह के भी अपना एमपी एमएलए खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारी सियासी तौर पर हम इतने मजबूत नहीं हैं। इसके साथ साथ जो अमूमन बड़े लोगों के पास जाके जो सर्वे मिलते हैं या रिक्वेस्टें की जाती हैं, वैसा ही कुछ था। तो बताया कि हम मुसलमानों ने आपके लिए हजूर वाला जान भी दी है। जब जंग हुई, जो है वो आपके खिलाफ नहीं थे। हम लोग तो आपके राहों में अपना खून बहा चुके हैं। डेपुटेशन से पूछा गया कि अब चाहते क्या हो। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि मुसलमान एक मुसलमान को ही वोट कास्ट कर सके। सादा लफ्जों में अगर मैं समझा सकूं, मैंने पिछली दफा भी आपसे ये रिक्वेस्ट की है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि हमारे पास दो लोग हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो मिस्टर नईम है, और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि मिस्टर राम है। राम जो है ये हिंदुओं का लीडर है, और नईम जो है वो मुसलमानों का लीडर है। अब की दफा मुसलमानों के जो लीडर हैं, मुसलमान जो हैं वो फॉर एग्जांपल नईम जो हैं ये रहते हैं लाहौर के अंदर। लाहौर में नईम साहब रहते हैं और राम भी लाहौर के अंदर रहता है। अब दोनों के दोनों में पहले ये होता था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, कि मान लीजिए यहाँ पे 10 के करीब मुसलमान हैं, तो ये 10 के 10 मुसलमान जो है वो नईम को वोट डाल भी देते हैं, तो फिर भी राम के वोट ज्यादा होंगे, क्योंकि 80% तो हिंदुओं की आबादी है। तो वो कैसे जीत सकेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये कहा गया कि जो मुसलमान हैं उनकी सीटें ही मुख्तस कर दो। मान लीजिए कि 10 सीटें हैं कानून साजी की, तो मुसलमानों की आपने 4 सीटें मुख्तस कर दी। अब इन 4 सीटों पे सिर्फ मुसलमान ही खड़े हो सकेंगे, और नईम को सिर्फ मुसलमान ही वोट डाल सकता है। नईम को किसी हिंदू का वोट जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन मुसलमानों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि मुसलमान हिंदुओं को वोट कास्ट कर सकें। यानी कि मुसलमानों के पास डबल वोट का इख्तियार हो जाएगा। वो इसलिए कि मान लीजिए कि अगर नईम जो है वो एक पार्टी से है जिसका नाम मुस्लिम लीग है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारे पास भी तो मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम आजाद हैं, हम अपना मुसलमान खड़ा कर लेते हैं, ये क्या बात है। तो अगर जो लोग मुस्लिम लीग को वोट डालना चाहते हैं वो तो इधर डालेंगे नईम को, और इनकी अलग शनाख्त मौजूद रहेगी। और जो इधर डालना चाहते हैं यहाँ पे वो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे भी वो डाल सकते हैं, लेकिन हिंदू ने इनको वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो सादा लफ्जों में मैं अगर ये बात कह सकूं कि एक मुसलमान ही इनको वोट कास्ट कर सकता है, हिंदू जो है वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। और हमारे पास जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट है। राम को हिंदू वोट कास्ट कर सकते हैं, और अगर राम की पार्टी का कोई मुसलमान खड़ा है, वो मुसलमान इसको भी वोट कास्ट कर सकते हैं, इसको भी कास्ट कर सकते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो नईम साहब को या मुसलमान कैंडिडेट को नहीं कास्ट। ये मुतालबा जब उनको बताया गया तो ये मुतालबा बादशाह को समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस चीज के ऊपर जो है वो देखूंगा। अभी तो हमारे पास ये सिर्फ ऐलान ही हुआ है कि हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंटेशन देंगे। अभी हमने इसके ऊपर कोई बात बाकायदा तौर पर नहीं की। सरागा खान ने मौके की मुनासिबत से फायदा उठाया और कहा कि हजूर वाला, अगर आप मुनासिब समझें तो हमारी सीटें होनी चाहिए लेजिस्लेचर यानी कानून साज असेंबली में, और सरकारी मुलाजमतों में भी गवर्नमेंट में कोटा होना चाहिए मुसलमानों का अलग। और तो और जजिस के कोटे में भी उन्होंने मुसलमानों की बात की। वायसराय का नाम लॉर्ड मंटो था। मंटो ने लॉर्ड मिंटो ने बड़ी तवज्जो से बात सुनी। सारी की सारी बात सुनने के बाद लॉर्ड मिंटो जो है वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की जो सारी की सारी चीजें हैं जो उन्होंने डिमांड की हैं तो गलत तो नहीं है। शिमला डेपुटेशन का फायदा ये था कि लॉर्ड मिंटो जो है वो छुट्टियों पे थे, और शिमला का मुकाम बहुत ठंडा था, इसलिए उसने बड़ी तवज्जो से बातें सुनी। और वैसे भी ये मानना था, एक कर्टसी थी कि मुसलमान 35 लोग मेरे घर पे मेरी जगह पे आ गए हैं तो अब उनकी बात सुनता हूँ। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात जो है वो लॉर्ड मिंटो को बड़ी पसंद आई। उसने कहा ठीक है, मैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो काम है ये तो लाजमी कर दूंगा,
बाकी चीजों पे भी हम देखेंगे कि क्या करना है। शिमला डेपुटेशन की ये बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने कन्विंस कर लिया था वाइस राय को, जो करता धरता था इंडिया का, कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा से वोट का सिस्टम होना चाहिए। मुसलमानों को, अब पहली दफा गरीब मुसलमानों को ये यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई काम होना शुरू हो गया, वरना इससे पहले सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस कहती थी मैं दोनों की जमात हूँ, मुस्लिम लीग की यानी मुसलमानों की भी और हिंदुओं की भी, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे। बरसगीर के मुसलमानों के लिए वो दिन एक खुशी का दिन था जब उनकी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की मंजूर कर ली गई। चूंकि ये मंजूर करने वाले मंटू थे, लॉर्ड मिंटू वाइसराय थे, इसलिए इस उनकी डिमांड की मंजूरी को मिंटू मार्ले रिफॉर्म कहा गया, जो 1906 में मंजूर हो गई। बेइंतहा खुश हैं सर आगा खान और मुसलमान के, अब की दफा मुसलमानों को उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल सकेगी, और यूं इंडिया के अंदर पहली दफा मुसलमानों की एक जमात रखने का बीज बो दिया गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म पहली दफा मुसलमानों के पास आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। अब की दफा मुसलमानों ने धड़ाधड़ कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया। अभी तक कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था नहीं कि जहां पे इकट्ठे हो सकें, लेकिन कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा अपनी सियासी जमात बना ली जाए जो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करे। और अब की दफा मुसलमान समझ चुके हैं कि कांग्रेस का जो हमारे पास फास्ट प्रोपोगंडा है उसे हमें छोड़ना होगा। कांग्रेस मुसलमानों की बिल्कुल जमात नहीं, और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। शिमला डेपुटेशन मुसलमानों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन था, बेहद खुश थे मुसलमान उस दिन, जो है कि जब शिमला डेपुटेशन से वो वापस आते हैं, जब वाइस की बात सुनता है और मिंटू मार्ले रिफॉर्म्स होती हैं जिसमें उनका अलहदा से ये वोट डालने का हक को मान लिया जाता है। गोया मुसलमानों को एक शनाख्त मिल गई और वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब बड़सगीर के अंदर जो है मुसलमान अब अपने अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकता है। कांग्रेस के लहजे में, कांग्रेस के लीडर्स के लहजे में तलखी आना शुरू हो गई। अब की दफा उन्होंने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या काफी नहीं है जो तुम लोग अलहदा से नए प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुसलमानों के लीडर जो शिमला डेपुटेशन से होके आए थे 35 के करीब, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं रखना। अब की दफा मुसलमानों ने कहा कि हमें अपने हकूक की जंग को खुद लड़ना पड़ेगा, अपनी पार्टी खुद बना के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है, ये मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी इंडिया के अंदर, एनुअल सेशन हुआ करता था जिसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इकट्ठे होते थे और मुसलमानों की तालीमी सतह पे तालीमी उनकी बेहतरी के लिए काम किया करते थे। ये वही चीज थी जिसका भी सर सैयद अहमद खान ने बोया था। सर सैयद अहमद खान ने जब इसका बीज बोया था तो हमें पता चला था कि एनुअल मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई थी। मुसलमान मुख्तलिफ शोबा हाय से यहाँ पे आते थे, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी सारी की सारी चीजें, और इकट्ठे होकर यहाँ पे मुसलमानों के लिए खालिस्तान जो है वो गुफ्तगू किया करते थे। लेकिन साल 1906 की कॉन्फ्रेंस बिल्कुल हटके थी, बिल्कुल मुनफरिद। ये इजलास ढाका के अंदर होता है। ढाका की सरजमीन बगावत के लिए मशहूर है। ढाका की सरजमीन मैं बागी हूँ के नाम से मशहूर है, और ये बगावत को सपोर्ट करते हैं। यानी जो जहाँ पे इन्हें लगता है कि इनका हक तलब होता है वहां पे बागी बन जाते हैं, और यहाँ पे यहीं से प्रोमिनेंट मुस्लिम ढाका के मुसलमान उठते हैं। और वो इस मीटिंग में जब इख्तिताम पे पहुंचती है तो एक स्कॉलर जिनका नाम नवाब सलीमुल्लाह खान है, वो एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करता है। नवाब सलीमुल्लाह खान के पास अल्लाह का अता करदा नवाब आगा खान की तरह बहुत कुछ था। दर हकीकत नवाब सलीमुल्लाह खान के पास एक गुजारिश आती है, एक रिक्वेस्ट आती है कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, और अगर आप अपनी रहायश गाह, अपनी रेजिडेंस पे मुसलमानों को इजाजत दें तो वो कुछ नुकात आपसे भी डिस्कस करना चाहते हैं।
नवाब सलीमुल्लाह खान ने इब्तदाई तौर पे थोड़ा सोचा, फिर मुसलमानों को इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो मेरे घर पे रेजिडेंस पे तशरीफ ले आए, चले आए। नवाब सलीमुल्लाह खान के सामने मकासद रखे जाते हैं कि देखिए, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब, मुसलमानों को जो इश्यूज हैं उनका सामना करना पड़ता है, आपके वो नोटिस में है। हम दर हकीकत ये चाहते हैं कि मुसलमानों की एक अपनी सियासी जमात हो, और हमारे पास जो है, हम अपने वोट अपने मेंबर को कास्ट कर सकें। मुसलमानों की तरफ से इस चीज की सदारत, ये बातें नवाब सलीमुल्लाह खान के सामने रखने वाले नवाब वकारुल मल्क था। इस मीटिंग को उन्होंने प्रिजाइड किया। ये बातें 30 दिसंबर 1906 की हैं। नवाब सलीमुल्लाह खान जो हैं, ये नवाब वकारुल मलिक की बातें सुन के, नवाबों के दोस्त नवाब ही हुआ करते हैं, कोई आम लोग तो नहीं होते, तो उन्होंने इनकी बात को काफी गौर से सुना और समझा। अब की दफा नवाब सलीमुल्लाह खान ये सोच रहे थे कि ठीक है, हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका मकसद ये होगा कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी, यानी तमाम इंडिया के मुसलमानों का इत्तेहाद करना है। नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब हैं। नवाबों की जेरे परस्ती जो काम होते हैं वो तो कोई कह नहीं सकता। नवाब सलीमुल्लाह खान अगर ये सदारत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो माली तौर पर भी सपोर्ट करेंगे। अगर कायद आजम को या अल्लामा इकबाल को कहेंगे कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं तो आएंगे। ठीक है। अगर आप और मैं को पॉलिटिकल पार्टी बना लें तो वो बड़े बड़े लोग कैसे आएंगे। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास वो जहांगीर तरीन बनाएगा तो सारे चले जाएंगे। ठीक है। तो नवाबों ने पार्टी बनाई तो वहां पे जाएंगे ना। हमारी पार्टी में तो वो नहीं आएंगे। उन्हें तो पता है कि हम लोग जो है वो उसी की बात मानेंगे। तो ये क्यों जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है वो पार्टी चल रही है, क्योंकि उसके पीछे भी जो है वो नवाब हैं, नवाब हाफिज आसिम मुनीर साहब। तो जी, नवाब वकारुल मुल्क जो हैं, उन्होंने अपनी नवाब वकारुल मुल्क बेहतरीन जो है वो सदारत किया करते थे। ठीक हो गया, नवाब आमिर मुख्तार साहब। नवाब वकारुल मुल्क जो हैं, मुसलमानों के लिए ठीक ठाक जो काम किया करते थे। दरअसल शायद नवाब वकारुल मुल्क साहब जो है वो इतना अच्छे से काम ना करते। इनको 2-3 दफा जेल की हवा खानी पड़ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको भेजा ही बंद कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से, और अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी तो तब नहीं बना था, कॉलेजेस के इश्यूज की वजह से नवाब साहब तब भी बड़ा इलम दोस्त थे और चीजों को सपोर्ट करते थे। बस इन्होंने फिर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। इन्होंने बताया कि हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए मुसलमानों के लिए। और साथ में ये भी बताया कि जो कांग्रेस है, इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बेइंतहा और हद दर्जे की खराब है, मुसलमानों के लिए किसी तरह का बेहतर। तो जी, अब की दफा ये बात सर सैयद अहमद खान की भी कोट करते हैं। मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ने भी मना कर रखा था, बात कर रखा था। सर सैयद अहमद खान ने भी जब ये बात देखी थी कि जनाब, मुसलमान जो हैं वो तो उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। सर सैयद, मैं बता दूं कि 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को मना कर दिया था कि भाई कांग्रेस को ज्वाइन ना करना। उन्होंने कहा कि तुम लोग हिंदुस्तान की आबादी का 25% हो, यानी 1/4। तो ये बात बड़ी वाजह है कि जब ब्रिटिश जो है वो इंडिया छोड़ के जाएंगे, जो कि आजाद नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम लोग तो फिर हिंदुओं के जेर अतात आ जाओगे। और हिंदू तो जो सलूक करते हैं वो सबके साथ। नवाब कारुल मलिक साहब ने आगे पीछे से सारे रेफरेंसेस दिए और ये बताया कि हम लोगों को बैरिकेड पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। नवाब सलीमुल्लाह खान अब की दफा कन्विंस हो चुके हैं, मान चुके हैं। नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के सलीमुल्लाह खान जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं और एक पेपर निकालते हैं, और पेपर के ऊपर, उसके ऊपर अनुमान देते हैं किरादाद, रेजोल्यूशन। यानी जो आज हमने बातें की हैं वो रेजोल्यूशन हुई, वो किरादाद एक सफे के ऊपर लिखता है।
अब ये किरादाद के ऊपर लिखते हैं और ये बताते हैं किरादाद क्या है, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस पे हकीम अजमल खान और मौलाना जफर अली खान जो है वो सिग्नेचर करते हैं। बड़े फेमस दोनों के दोनों लीडर। उस सफे के ऊपर लिखा होता है कि आज हम लोग ये फैजान जो इंडिया के तमाम कोनों से मुसलमानों के लीडर आए हैं और ढाका में इकट्ठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल जमात बनानी है जो कि तमाम इंडिया के मुसलमानों की बात करे। और ये जमात जो है वो मंदरजा झैल चंद एक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करेगी। पहला मकसद ये है कि हम इंडिया के मुसलमानों के दिलों में ये बात डालेंगे कि देखो, तुम लोगों के दुश्मन ब्रिटिश नहीं है। अगर ब्रिटिश तुम लोगों के दुश्मन होते तो वो तुम लोगों को शिमला डेपुटेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ना करते, 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म की बात नहीं करते। तो लिहाजा वो तुम लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ दुश्मनी ना निभाओ। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश बहुत पावरफुल थे। मुस्लिम लीग ने इसलिए ये एक एजेंडा रखा था कि अगर ब्रिटिश के साथ दुश्मनी रही तो हिंदुस्तान के मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो पहला एजेंडा था कि भाई हम लोग जो है वो ब्रिटिश के साथ दुश्मनी नहीं। तीन एजेंडे थे सिर्फ। नवाब सलीमुल्लाह खान दूसरा एजेंडा पढ़ के सुनाते हैं। दूसरा एजेंडा ये था कि मुसलमानों के सियासी हकूक को इंडिया में महफूज किया जाएगा, और सारे के सारे मुसलमानों के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो जो भी बातें हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने उनको रिप्रेजेंट किया जाए, अच्छे से बयान किया जाए। ये एक किरादाद में लिखा गया दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है, जो कि नवाब वकारुल मल्क और हकीम अजमल साहब ने बताया था, वो ये था कि मुसलमान खबरदार अब किसी किस्म की बगावत नहीं करेंगे, किसी भी तरह से या किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी तरह की बगावत या किसी की तरह की जो नफरत है वो अपने दिल में नहीं रखेंगे, ना तो कांग्रेस के खिलाफ ना किसी और के खिलाफ, ताकि हम ये बता सकें कि हम लोग तो बड़े पीसफुल हैं और हमारा मकसद सिर्फ अपने आप को महफूज करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है। ये हमारे पास कुछ मेन मकासद है। नवाब मोहसिनुल मलिक जो हैं और नवाब वकारुल मलिक जो है, नवाब सलीमुल्लाह खान की तो सुपरविजन थी ना। नवाब मोहसिन मलिक जो हैं और नवाब वकारुल मलिक जो हैं, वो इन दोनों को नवाब सलीमुल्लाह खान कहते हैं कि तुम लोग अच्छा बोलते हो, अच्छा लीडर हो, तो तुम दोनों को मैं इस साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा हूँ, यानी कि सारे के सारे इख्तियारात मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो मुसलमानों के जितने भी हकूक होंगे, तुम दोनों जो है वो नवाब मोहसिन मलिक और नवाब वकारुल मलिक, तुम लोग इसको डील। अब की दफा इन दोनों ने कहा कि हम लोगों के लिए तो इतना काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, हमें मजीद मुआवनत चाहिए होगी कि मुसलमानों के मुतालिबात जो हैं वो देख सकें। नवाब सलीमुल्लाह खान ने कुछ 60 के करीब मेंबर्स की ड्यूटी लगाई और उनसे कहा कि ठीक है, आप जो हैं वो 60 मेंबर्स हैं वो मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे, मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और ये देखेंगे तो मुस्लिम लीग के जो मुसलमान हैं, जो रिप्रेजेंटेशन जिनको देनी है, उनके मसाइल क्या हैं, उनके प्रॉब्लम क्या हैं, उन तमाम को डील करने की कोशिश। इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर, यानी कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मुस्लिम लीग एक बनेगी, तो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इसका कोई एजेंडा भी तो होगा, कोई आयन भी तो होगा, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब भी तो होगा। सोचा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में वो लोग तो लाजमी होंगे जो कि शिमला डेपुटेशन में गए थे, 35 लोग में। फिर इसके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जो कि अलीगढ़ से पढ़े हुए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए थे। उनकी अंग्रेजी बेहद अच्छी थी। उन्हें ये कहा गया कि आपके पास ये जिम्मेदारी है कि आप ड्राफ्ट तैयार करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने बताया कि हमारे
ये वाले मकासद होंगे। और एक ब्रोशर बनाया, उसका नाम ग्रीन बुक था। ग्रीन मुसलमानों के लिए इलामत होता है सब्र का। इस तरह से हमारे पास हमारी पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वजूद में लाया जाता है, मुस्लिम लीग जो है वो। ओहो, ये तो पेज हमारे पास वाजह नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। चले, ये दोबारा आपके पास भी आ जाएगा। अब मुस्लिम लीग का जो पहला इजलास होता है मुसलमानों का, वो हमारे पास जो होता है 1906 में जो है वो ये बनती है। लेकिन जो पहला इसका जो इजलास है वो 29 30 1907 में होता है, अपने बनने के तकरीबन एक साल के बाद। इसमें हमारे पास जो है एक, अच्छा एक सेकंड मुझे देखने दीजिएगा कि कितना पेज हमारे पास खराब है। अच्छा, इब्तदा से ही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक बेइंतहा काबिल जो है इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, जिनका नाम एडम जी होता है। सर एडम जी जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त लीडर होते हैं बॉम्बे से। पहला जो इजलास होता है उसकी जिम्मेदारी जान बूझ के बॉम्बे को दी जाती है, ताकि बॉम्बे के मुसलमान जो कि मरकजी हैसियत रखते हैं हर मूवमेंट में, उन्हें पता चल सके कि हमारे पास जो है वो ये मुस्लिम लीग भी हमारी जमात है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी मुस्लिम लीग का आइन जो है वो तैयार हो जाता है। और इसको जो है वो पहला जो सेशन होता है, पहले सेशन से मुराद जितने मुसलमान शामिल थे, मुसलमानों को दावत दी जाती है कि आज हमारी सियासी जमात का पहला इजलास है, आइए वहां पे इसके आइन को भी पढ़ के सुनाया जाएगा। वो मंजूर होता था। इस दफा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने प्रेजेंट किया था, ये कराची सेशन में किया था। तो हमारे पास वही जो तीनों के तीन मुकासद मैं बता चुका हूँ पहले, वही है। प्रेजुडिस नहीं रखोगे, आप अपने मुसलमान जो हैं ब्रिटिश के खिलाफ नहीं उठोगे, और आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो कराची में जो मुस्लिम लीग का सेशन होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी बनाती है, और ये कमेटी जो तीन मेन एजेंडे रखती है कि ये जमात किस मकसद के लिए बनी है, वो मान लिए जाते हैं। सो हमारे पास जो है ये सेशन जो है वो मंजूर हो जाता है, लेकिन फिर एक पूरा साल खटाई में चला जाता है। वो तो एक दिन जो है वो नवाब हमारे पास मुजम्मिल उल्लाह जो है वो ये पूछते हैं कि मुस्लिम लीग का बाद में उसके बाद आइन बना, सब कुछ हुआ, तो क्या मामला चले हैं। फिर बताया जाता है कि सेशंस पे कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ। नवाब मुजम्मिल उल्लाह जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसको जो है वो देखते हैं। और अस्सी दफा जो है, अब की दफा उन्हीं की रेजिडेंस को जो है वो सेशन रिज्यूम किया जाता है साल 1908 में। मुसलमान लीडरों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा किया, अपने घरों की दहलीजें खोल दी मुस्लिम लीग के इस्तेमाल के लिए, उनके कन्वेंशन के लिए, इकट्ठा होने के लिए। तो अब की दफा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का कोई ना कोई सदर भी होना चाहिए। सेक्रेटरी तो नवाब वकारुल मलिक और मोहसिन मलिक मौजूद हैं, लेकिन सदर कौन है? तो सदर से बेहतर, आगा खान से बेहतर कौन हो सकते थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा तकल्लुफ किया और खुद जो है वो वाइस चांसलर समझा। नवाब मोहसिन मलिक, उनकी तब तक वफात हो चुकी थी। नवाब वकारुल मलिक भी मुसलमानों के हालात से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, तो इसलिए वो जो है वो लंदन चले गए थे, और कुछ ज्यादा उनकी मसरूफियत अपने कॉलेज अलीगढ़ को लेके वहां पर। सो हमारे पास जो है वो मुस्लिम लीग जो जमात है बनती तो है, लेकिन मामला जो है वो थोड़े से कटाई में पड़ जाते हैं। सैयद अमीर अली जो हैं मुसलमानों के एक ऐसे सैयद थे, और सैयदजादे थे, नस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। एक लंदन में जमात कायम करते हैं, मोहम्मदन एसोसिएशन इन लंदन। मुस्लिम लीग की पहली जमात लंदन में भी कायम कर दी जाती है। इब्तदा में मुस्लिम लीग का कुछ खासा स्कोप नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्लिम लीग ने अपने स्टेटस को मनवा लिया। और ये
मुस्लिम लीग की ही कामयाबी थी कि बाद में जो मिंटो मार्ली रिफॉर्म्स 1909 में होती हैं, जिसमें मुसलमानों को जो है एक अलहदा से इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे खुद से चूज कर सकता है। जब मैंने मिंटो मार्ले रिफॉर्म की बात की, उस जमाने में ये समझना जरूरी है कि साल 1909 इंडिया के अंदर बड़ा खतरनाक साल, पूरे के पूरे इंडिया में टर्मोइल चल रही थी, अनरेस्ट चल रहे थे, लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे थे। हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिज्म थे। साल 1909 में हिंदू मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वजह ये थी कि मुसलमानों ने उन पे हुकूमत कर रखी थी, और अब की दफा हिंदुओं के पास मौका था कि वो उन्हें बताएं कि तुम कभी हम पे हुकूमत करते थे, अब हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे हुकूमत की जाती है। 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो हैं ये हमारे पास मंजूर हो जाती हैं, आती हैं, लेकिन मुसलमानों को एक चीज 1909 तक क्लियर हो जाती है। बड़े बड़े मुसलमान जो ये समझा करते थे कि कांग्रेस हमारी भी जमात है, अब की दफा जहन में एक ही ख्याल आता है कि हम एक सेपरेट नेशन है। रही सही कसर हिंदुओं ने एक जमात बना के कर दी। शायद पहले उनके किए गए मुजालिम जो है वो कम थे कि उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का काम ये था कि वो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स यानी सियासत किया करती थी, लेकिन सियासत में मुसलमानों की इज्जतों को उछाला करते थे, प्रेजुडिस कहा करते थे, बताया करते थे हिंदुओं को कि याद है किस तरह से महमूद गजनवी आया, उसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, तुम लोगों की दौलत को लूटा। याद है किस तरह से तुम्हारे पास जो है वो इनके ऑर्थोडॉक्स औरंगजेब जो है वो आ जाता है। तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए इन तमाम चीजों। जो नैरो माइंडेड हिंदू थे वो महासभा के लीडर्स की जब ये बातें सुनते थे, वो इस हाल में आ जाते थे और दलेर नहीं करते थे मुसलमानों को मारने पीटने। वो तो इस चीज के कायल हो चुके थे कि मुसलमान फसाद की जड़ हैं, जो माजी में इन्होंने किया, इनको यहाँ से निकाल फेंको, इन मुसलमानों को मार दिया जाए, सब कुछ सरे फहरिस्त एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। मुसलमान अब की दफा दोहरे मसाइल का शिकार था। दरहकीकत कांग्रेस मुसलमानों को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि तुम लोगों ने अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की तो याद रखो कि हिंदू महासभा तुम लोगों को जीने नहीं देगी। अगर आपने किसी को बताना है कि तुम्हारे मसाइल का हल जो है वो मेरे पास है, तो आपको पहले मसले भी क्रिएट करने पड़ेंगे। कांग्रेस ने इसीलिए हिंदू महासभा को जनरेट कर दिया था, ताकि गरीब लोगों को ये पता चल सके। जैसे हमारे पास जो है वो एक खास किस्म का तबका पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन करता है और कभी कभी डॉलर को 330 पे ले जाता है, और फिर खुद ही उसको जो है वो 290 पे ले आएगा, फिर इसको दोबारा ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, और इस तरह से वो एक मसीहा बन के सामने आता है। मुसलमानों का यकीन पुख्ता होता गया कि हमने जो मुस्लिम लीग बनाई है वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। सारे के सारे मुसलमान जोक दर जोक उससे जुड़ते चले गए। आपकी दफा मुसलमान जो हैं यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो महसूस करते थे कि अगर ये इंडिया के अंदर से ब्रिटिश चले गए, ये हिंदू महासभा तो हमारे बच्चों को जीने नहीं देंगे। इस कदर खतरनाक इनके इरादे और मंसूबे होंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुसलमान जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ऊपर से भेजिस को क्या मसला है, नीचे से तो ठीक है। मुसलमान जो है वो इस मंसूबे पे पहुंचते हैं, इस यकीन पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई, हम लोगों को एक अगर डोमिनेशन से बचना है हिंदुओं से, तो हमें अपनी मुस्लिम लीग के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुसलमानों ने पहले ही डिमांड कर रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया मुसलमानों को शिमला डेपुटेशन की वजह से,
अब की दफा मुसलमानों को यकीन हो गया कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट का हक ले सकते हैं तो हम अपना अलहदा मुल्क भी बना सकते हैं। गोरों का ब्रिटिश का एक असूल रहा है, एक वतीरा रहा है। ब्रिटिश के लोग जो हैं वो गलतियां नहीं करते या गलतियों से सीखते हैं। वो किसी कौम को ज्यादा देर तक उनकी उस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से सजा नहीं देते। ब्रिटिश के लीडर्स ने किसी हद तक समझ लिया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान हैं। उनका फ्यूचर जो है वो काफी तारीक है। तो मुस्लिम मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग जो है उसको यहाँ पे ब्रिटिश ने थोड़ा सा सुनना शुरू किया। हमदर्दी जरूर हुई लेकिन स्पोर्ट कॉन्ग्रेस के साथ ही उन्होंने इस चीज को सराहा कि ठीक है, अगर मुसलमान महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में वो एक अलग एंटिटी है तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो हिंदुस्तान की जमात कांग्रेस के साथ नहीं मिलना चाहते तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर। अब की दफा मुसलमानों के शक शुबहात दूर करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। कहानी में दूसरी तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है 1908 में इंग्लैंड है। किंग एडवर्ड, जिनके नाम पे लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आज भी मौजूद है। 1908 में लिबरल पार्टी जीत चुकी है और लिबरल पार्टी के किंग एडवर्ड जो हैं वो उनकी तरफ से सपोर्ट की जाती है। उनकी लिबरल पार्टी के जॉर्ज लॉयल जो हैं वो किंग एडवर्ड की गोल्डन जुबली जो है वो सेलिब्रेशन मना रहे हैं। आपको पता है कि बरतानिया के अंदर ये बादशाह जो हैं ये हमारे पास नस्ल दर नस्ल चलता है। बादशाह जो हैं ये वहीं पे रहते हैं। इनके जो है ये रॉयल जो है वो रॉयल पैलेस जो है वो सारे के सारे वैसे ही चलता है। तो इनकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है। तो हमारे पास जब हम गोल्डन जुबली की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 50, 50 साल सेलिब्रेशन। किंग एडवर्ड जो है वो 50 साल के हो चुके हैं और अब की दफा उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया जाता है गरीब हिंदुस्तान की आवाम को। किंग एडवर्ड ऐलान करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो परवान चढ़े। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोगों को यह हक देना चाहते हैं कि तुम लोग अपने लीडर खुद चुनो। लॉर्ड मंटो को अहकाम जारी किए जाते हैं कि इसके मुताबिक तुम जो है वो एक बिल तैयार करो, ड्राफ्ट बिल तैयार करो। लॉर्ड मंटो और हमारे पास लॉर्ड मॉडल। लॉर्ड मंटू जो है वो कौन है? वॉइस राय है। वॉइस राय कहाँ बैठता है हमारे पास? ये हिंदुस्तान के अंदर है। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया कौन है? ये हमारे पास लॉर्ड मॉडले है। लॉर्ड मॉडले कौन है? ये बरतानिया की पार्लियामेंट का बंदा है। ये वहीं पे बैठता है। तो वायसराय लॉर्ड मेंटो और जो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले है, इनको कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहली दफा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन गुलामों को भी कानून आइन के मुताबिक चलाया जाए। एक बिल तैयार करो जिसके मुताबिक हम हिंदुस्तान को चलाएंगे। अब ये बिल जो है तैयार किया जाता है और ब्रिटिश जो हमारे पास गवर्नमेंट है उन्हीं की पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। किंग एडवर्ड इसको मंजूर कर देते हैं और 1909 में ये मिंटो मार्ले, लॉर्ड मिंटो जो वाइसराय हैं, मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैं, उनके नाम पे जो है वो ये बिल पेश कर दिया जाता है। इस बिल का मकसद क्या था? इस बिल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बयान की गई हैं? यूं तो इस बिल के अंदर काफी चीजें थी, लेकिन मुसलमानों का एक मुतालबा जो मुसलमानों ने शिमला डेपुटेशन में जाके भी बताया था वो ये था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। मुसलमानों को मुसलमान ही वोट डाल सकते हैं, हिंदुस्तानी जो है वो नहीं डाल सकते। और हमारा मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन एक मुस्लिम ही कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता। ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। साल 1909 में पहली दफा मुसलमानों को एक अलहदा कौम तस्लीम कर लिया जाता है
और यही बात आगे चल के 1947 में प्रूव हो जाती। तो 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो है वो ये बताती हैं कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दे दिया। ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कोई एक दिन का मसला तो था नहीं। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की लिस्टिंग थी, अलहदा से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, उसके लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए कि अब इनको अलहदा से तैयार कर दें। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब की दफा हिंदुस्तानी जो हैं वो जिस काउंसिल में शामिल होते हैं कानून साजी के लिए, उसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को अपने काउंसिल के अंदर उनको सुनना करती थी, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया करती थी। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया। ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म में कहा गया कि इसको बढ़ा दिया गया। और ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इनकी अथॉरिटी को भी बढ़ाया गया। अब की दफा जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, काउंसिल के सामने कुछ चीज रख सकते हैं डिस्कशन के लिए। वॉइस राय काउंसिल, वॉइस राय की अपनी काउंसिल हुआ करती थी जो वॉइस राय को बताया करती थी कि हजूर वाला अब हमें ये करना है, ये करना है। वॉइस राय ने सोचा कि मैं जो है वो 60 मेंबर्स उसमें से हिंदुस्तान में से लूंगा। ये भी मिंटो मार्ले के अंदर से वो प्रेजेंट किया। हमारे पास मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं उनकी मेंबरशिप जो है वो फिक्स की गई। जैसे बड़े बड़े जो हमारे पास प्रोविंस है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, इन तमाम की जो है वो मेंबरशिप यहाँ पे 50 मेंबर होंगे। और ये 50 के 50 मेंबर जो है वो कौन से होंगे? लोकल मेंबर होंगे, यानी कि लोकल लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। मिंटो मार्ले ने ये भी बताया कि पंजाब, बर्मा और असम में ये 30 मेंबर्स होंगे। तमाम के तमाम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक इख्तियार दिया गया। उन्हें ये बताया गया कि जनाब ठीक है, आप लोग जो हैं वो हमारे पास वॉइस राय की एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल हैं। पहली दफा इंडियन जिनको कहा जाता था कि महफिल में इंडियन और कुत्ते जो हैं उन्हें आने की इजाजत नहीं है, उन्हें एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल किया गया। एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ वॉइस राय, जो वॉइस राय को बता सकते हैं, चीजें समझा सकते हैं। सो वॉइस राय की एग्जेक्टिव काउंसिल में ये लोग शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटीज को, ट्रेड यूनियन को, लोकल बॉडीज को हक दिया गया कि अपने मेंबर्स को आप खुद से चूज कर सकते हैं। मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो है, इसके साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट जनरल और गवर्नर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया था हमारे पास जो है वो बंगाल के अंदर। अब की दफा प्रोविंसेस जो हैं वो उनके जो हकूक हैं वो बढ़ा दिए गए। अगर ये आपने देखा कि हमारे पास ब्रिटिश ने सारे का सारा तैयार अपने पास रखा, लेकिन मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी, और वो ये थी कि मुसलमानों के पास उनके अपने मूड ऑफ इलेक्शन आ गए। मुसलमान अपनी मर्जी से जो है वो अपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको इलेक्ट कर सकते थे। अब उन्हें किसी राम या किसी विष्णु को वोट नहीं डालना था। अब की दफा वो किसी भी मुसलमान को जो है वो वोट डाल सकते थे। ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म ही था कि जिसने लोगों को क्वेश्चन करने का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का भी हक दिया। सो मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो थी मुसलमानों की, तो हजूर वाला काया पलट गई। मुसलमान तो इस चीज से बड़े खुश हो गए कि कमाल हो गया, जमीन तो मुआवजे जो है वो हमारे पास यहाँ पे बड़ा जबरदस्त तरीके से आ चुका है। और अब की दफा कहानी में कुछ नया आने वाला है। अब मिंटो मार्ले तो हो गया, मुसलमान बड़े खुश हैं कि बड़ा जबरदस्त काम है। लेकिन एक चीज जो हमें देखनी है, तो वो हमारे पास जो है वो है मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ तब्दीली। मुस्लिम लीग जो है वो अब थोड़ी एक्टिव हो गई, अब एक्टिव होना बनता है। अब आप अपना बंदा जो है वो खड़ा कर सकते हो इलेक्शन पे।
अब आपने पहले नारे लगाए हैं कि हम मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब गोरों ने ये बात मान ली है, बड़ी शर्मिंदगी है कि आप इलेक्शन पे अपना बंदा खड़ा करो और वो भी हार जाए, और उसके मुकाबले में आपके मुसलमान हिंदुओं को चुन लें, ये हमारे हकूक की बेहतर रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमारे पास जो वो के इस वक्त सर सैयद अहमद खान जिंदा नहीं थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान की कई बातें जो है वो मुसलमानों को याद। मुस्लिम लीग जो है अब अपना काम एक मुनज़्ज़म तरीके से करना शुरू कर देती है मिंटो मार्डे रिफॉर्म्स के बाद, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो माना गया था 1909 में। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, क्योंकि यही वो वजह थी कि जिसमें जो है वो सेल्फ रूल इंडिया में आया था। यानी कि जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि आप लोग हिंदुस्तानी खुद अपने ऊपर हुकूमत करो, वैसे भी हम लोगों को तुम लोगों से कोहिनूर हीरा और बाकी चीजें चाहिए, तो तुम लोग होगे तो हमारी ही हुकूमत, हमारी कॉलोनी होगी, लेकिन तुम लोग अपने लोगों पे हुकूमत कर सकोगे। मुस्लिम लीग के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामी उनका मुंह चिरा रही होती है। मुस्लिम लीग को कुछ ज्यादा जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, और मुस्लिम लीग जो है वो अपनी अहमियत शायद गुजरते वक्त के साथ बढ़ाने की बजाय कम कर बैठती है। गवर्नमेंट ने जब देखा कि मुसलमानों की जमात दावे तो करते थे कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, उसकी भी तवज्जो कुछ मुसलमानों की तरफ कम हो जाती है और कॉन्फ्रेंस के ऊपर ज्यादा जोर चला जाता है कि हाँ, असल जमात को कॉन्फ्रेंस हो। कोई भी जमात जब पैदा होती है, वो इंफेंसी से गुजरती है, वो बचपने से गुजरती है, वो गलतियां भी करती है, लेकिन वो आगे भी बढ़ती है। मुस्लिम लीग को जो कुछ दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद, उसको वो कबूल करना पड़ा, क्योंकि ना तो उसके पास वोट बैंक था, ना ही कोई बहुत बड़ी जमात थी। तो गैर अपने भी कुछ बातें नहीं मान सके। मुसलमान कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते, जरा सा दबाव पड़ता, उसको तब्दील करना पड़ता, रीशेप करना पड़ता। वजह ये थी, जो गवर्नमेंट में जिस तरह से कहता वैसे ही मानना पड़ता। लेकिन एक चीज पे तय थी कि जो मर्जी हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मान लेंगे, हिंदुओं की नहीं मानेंगे। अब की दफा साल गुजरते चले जाते हैं और हमारे पास मुसलमानों की लेटेस्ट अपकमिंग जनरेशन जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर जाती है। तो मुसलमानों की वो जनरेशन है जो कि यंग मुस्लिम्स हैं, और ये मुस्लिम लीग को ज्यादा एक्टिव बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं की आंखों में आंखें डाल के बता सकें कि किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको एनल करवाया जाता है, कैसे उर्दू हिंदी तनाज़ा खड़ा किया जाता है, और किस तरह से मुसलमानों के हकूक छीने जाते हैं। मुसलमान जो हैं अब की दफा गवर्नमेंट के डिसीजन से भी बड़े परेशान थे, जो बंगाल के अंदर हुआ था, और लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा उन्हें कांग्रेस की तरफ गुस्सा था। तो जी, मुस्लिम मुस्लिम लीग जो है अब की दफा मैदान में उतर चुकी है, और मुस्लिम लीग को एक चीज और देखना पड़ती है। तो वो देखने की नौबत इसलिए आती है कि मुसलमान जहां पे भी थे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे थे, उनको हर जगह पे प्रॉब्लम का, मसाइल का सामना करना पड़ता। इटली और टर्की के अंदर जो है वो जंग चल रही थी। टर्की इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे पास जो है वो टर्की में खिलाफत थी, और टर्की की जो खिलाफत थी उसकी वजह से हम लोग टर्की से मोहब्बत करते थे, तो वहां पे खलीफा जो है वो मौजूद हैं। मुसलमानों को हर जगह प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि टर्की जो है, जिससे हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, वहां पे भी मुसलमानों को मार पड़ रही थी। रशिया ने ईरान के साथ जो है वो जंग लॉन्च की हुई थी, और ईरान को बुरी तरह से रशिया शिकस्त देने में मसरूफ था। मुसलमान हर तरफ से प्रॉब्लम्स का शिकार थे, और इसी हालात में ब्रिटिश जो हैं उन्होंने जब मुसलमानों के खिलाफ उन कुव्वतों को सपोर्ट किया जो मुसलमानों को तंग कर रहे थे, तो मुसलमान गवर्नमेंट से खफा भी थे, नाराज भी थे।
गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने मुस्लिम लीग को और मुसलमानों को झंझोड़ के रख दिया था। जैसे कानपुर के अंदर मस्जिद थी, मस्जिद को डिमोलिश करवा दिया गया था गवर्नमेंट के हुक्म पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टर्की के खिलाफ जो है, टर्की के खलीफा के खिलाफ जो है जंग का ऐलान कर दिया था। हमारे लिए टर्की बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही उनको खलीफा कहा जाता है, और ये खलीफा का जो टाइटल था ये हजरत अबू बकर सदीक ने अपने लिए चूज किया था। मुसलमानों ने ये सपोर्ट किया कि आप टर्की को प्लीज तोड़िए नहीं, टर्की को जो है वो मामला जो है वो उससे ना तंजीज हो। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हो सका। ब्रिटिश मुसलमानों के साथ सपोर्ट वो कांग्रेस को करते थे क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा था। तो जी, मुस्लिम लीग जो है अपनी दफा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को तब्दील करती है। मुस्लिम लीग समझती है कि यार हमें अब मुसलमान तो हर जगह ही जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, और ब्रिटिश जो है वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। तो अब की दफा मुसलमानों के लीडर्स ने सोचा कि एक पत्ता नया खेलने की कोशिश करते हैं। अब हिंदुओं से जरा हाथ मिलाते हैं, यूनिटी लेके आते हैं कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस से कहते हैं कि तुम लोगों के बीच तो कुछ मुतालिबात हैं जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रहे। चलो हाथों में हाथ डालते हैं और मिलकर जो है उस गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुसलमानों ने अपनी, मुस्लिम लीग ने पॉलिसी को तब्दील किया 1916 में, और कांग्रेस के साथ मिलकर एक डिमांड करना शुरू कर दी कि सेल्फ रूल फॉर इंडिया। कांग्रेस यानी हिंदू काफी तंग नजरी का शिकार थे, मुसलमानों की हमदर्दियों को वो कोई बहुत अच्छे से नहीं जाना करते थे। हमारे पास ये नवाबों का शहर समझा जाता था लखनऊ। मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे अपना सालाना जलसा किया करते थे, सालाना मीटिंग किया करते थे। कांग्रेस भी, कांग्रेस यहाँ पे करती थी। मुस्लिम लीग ने जो पहले अलीगढ़ के अंदर मुलाकात हुआ करती थी सालाना, इस दफा उन्होंने कहा कि हम लोग भी वहीं पे अपनी मीटिंग करते हैं जहाँ पे हमारे पास कांग्रेस मीटिंग करेगी, ये दिखाने के लिए कि हम भी कांग्रेस के साथ हैं। उन दिनों एक नौजवान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है, इसकी उम्र 35 साल है, और ये मोहम्मद अली जिना के नाम से जाना जाता है। 1913 में इस दफा आने वाली मुस्लिम लीग का ताना बाना बदल जाता है। ये नौजवान बड़ा पुरअज़म है, ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान यूनाइटेड इकट्ठे होके ही इनको शिकस्त दे सकते हैं, मुतालबे मनवा सकते हैं। बल्कि ये नौजवान मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कहता है कि तुम लोग जो है वो मिलके एक रेजोल्यूशन करारदाद पास करो, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजो, उन्हें बताओ कि तुम लोग जो है वो इकट्ठे हो, और तुम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ हमेशा ताउन करोगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहोगे। सो मुख्तलिफ जमातें हो लेकिन एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि हिंदुस्तान में हमें हमारी मर्जी के मुताबिक हुकूमत करने दी जाए। इस नौजवान की बातें जो है वो मान ली जाती है, और ये कहा जाता है कि ठीक है, हम म्यूचुअल कॉपरेशन यानी बाहमी तावन जो है वो करते हैं, और दोनों के दोनों जमातों के लीडर्स जो हैं वो इस चीज पे इत्तफा करते हैं कि हम बेहतरी के लिए दोनों मुसलमानों और हिंदुओं के लिए काम करेंगे। दुनिया में हम बहुत सी चीजें पहली दफा देखते हैं, लेकिन ये कौन जानता है कि वो आखिरी दफा भी होती है। कुछ ऐसा ही हमारे पास लखनऊ पैक्ट में हुआ 1916 में। हिंदुओं और मुसलमानों का कामयाब इत्तेहाद हमें 1916 में ही देखने को मिला। उसके बाद हम 2016 देख चुके, एक 100 साल गुजर चुका, लेकिन हमें इत्तेहाद नजर नहीं आया। लखनऊ पैक्ट 1916 हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आ जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो एक नया टर्न ले लेता है।
आपकी दफा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर बात करते हैं और हिंदुस्तान की आजादी की बात करते हैं। जब से इस नौजवान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया हुआ है, ये मुस्लिम लीग के अंदर एक नई जान डाल रहा है, मुसलमानों के सोचने समझने को एक नई डायमेंशन दे रहा है और उनकी सियासी स्ट्रगल को बहुत अच्छे से आगे लेके चल रहा है। मुस्लिम लीग तो एक ही मुतालबा करती थी और वो था सेल्फ रूल फॉर इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान के लिए अपनी हुकूमत। ये बातें जब आपका दुश्मन जो है उसका दुश्मन आपका दोस्त होता है, यानी दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। अब की दफा कुछ ऐसा ही था कि हमारा दुश्मन ऑब्वियसली जो है इस वक्त ब्रिटिश था और हम ये चाह रहे थे तो ब्रिटिश जो है वो यहाँ से लीव करे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था 1905 में कि हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में हुकूमत मुकामी लोगों को सौंपना चाहते हैं, लेकिन अपनी कॉलोनी बना के। दोनों की दोनों पार्टीज के लीडर जो हैं वो मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, वही अहदो पैमान की कस्में खाई जाती हैं। कहा जाता है हुकूमत को हम मुतालबात मानने पर मंजूर करेंगे। अब ये सारी की सारी कम्युनिटीज हैं वो फैसला करती हैं कि चलो माजी में जो हुआ सो हुआ, इन डिफरेंसेस को भुलाते हैं और आओ अब किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हम बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो हमारे पास बड़ी अच्छे से चल रही है। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक बड़े अजीम लीडर हैं, जो दोनों जमातों में उनकी सिंसियरिटी की वजह से रिस्पेक्ट की जाती है। मुस्लिम लीग भी इनकी बड़ी इज्जत करती है और कांग्रेस भी इनकी बड़ी इज्जत करती है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को कहा था कि तुम अपना एनुअल सेशन जो 1915 का है उसको बॉम्बे के अंदर करो, अलीगढ़ की बजाय। मोहम्मद अली जिन्ना को ये यकीन था कि अगर ये सेशन जो है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का इकट्ठा सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, तो इससे यकीनन जो है वो एक मैसेज आएगा और वो मैसेज ये होगा कि इन दोनों की दोनों जमातों के दरमियान फ्रेंडशिप है, और अगर इनके दरमियान फ्रेंडशिप है तो इसका मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो शुरू हो चुकी है। दिसंबर 1916 आ जाता है। तारीख देखती है कि हिंदू और मुसलमान पहली दफा जो है वो इंडिया की तारीख में अपना ज्वाइंट सेशन करता है। तो मुस्लिम लीग का सेशन 30 से 31 दिसंबर 1916 में कैसर बाग बरादरी लखनऊ में होता है। ये बड़ा खूबसूरत महल है बेसिकली जहाँ पे होता है। तो जी हमारे पास जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो चैप्टर है वो आगे बढ़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मुस्लिम लीग जब देखती है कि ये नौजवान बड़ा काम कर रहा है, मुस्लिम लीग का वो 8वां इजलास होता है, तो वो उन्हें इसका जो है वो प्रेसिडेंट चूज कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब की दफा हमारे पास जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी बेहतरीन स्पीच देते हैं और वो ये बताते हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन मुसलमानों के खिलाफ लगाई हैं वो सब के सब फजूल हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो इस काबिल हैं कि अगर आप उन्हें हुकूमत देंगे तो वो खुद से हुकूमत चला सकें, और हम लोग जो हैं वो मिलजुल के ये काम कर सकते हैं। दोनों जमातों के दरमियान मुख्तलिफ मुहब्बतों के वादे होते हैं। रिफॉर्म कमेटी जो है वो ये डिसीजन लेती है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम द रिफॉर्म्स कमेटी होती है। इस कमेटी के अंदर कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं और मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल हैं। बॉम्बे सेशन में ये दोनों फैसला करते हैं तो देखो भाई, हिंदुओं को भी कुछ मसाइल हैं, मुसलमानों के भी कुछ मसाइल हैं, तो अब की दफा हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। यानी अब की दफा जो हिंदुस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम उसमें तब्दीली लाने की बात करेंगे कोलकाता के अंदर।
तो 1916 में लखनऊ में हमारे पास जो मीटिंग होती है वो लखनऊ पैक्ट कहलाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसमें मरकजी किरदार अदा करते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना है जो लोगों को बताते हैं कि भाई तुम लोगों का मुस्तकबिल इस चीज में है कि अगर तुम रिफॉर्म कमेटी जो कॉन्फ्रेंस की है उनको समझ सको। अब ये रिफॉर्म कमेटी था क्या? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बेसिकली ये कहते थे कि जब तुम लोगों ने, ब्रिटिश ने हिंदुस्तान के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनका आईनी हक देना है कि वो लोग रह सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट पास कर सकते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि तुम लोग खुद से ही दे दो। वो तो हम लोग बताएंगे ना, कांग्रेस बताएगी और मुस्लिम लीग बताएगी कि आप लोग क्या काम करोगे। सो मुसलमानों का और इंडिया के, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का मजमूई तौर पर ये फैसला होगा कि आप लोग क्या काम करोगे। अब ये आपको क्या बताना क्या चाहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना? अब ये बातें गौर से सुनने वाली हैं और यही लखनऊ पैक्ट है, यही लखनऊ में हुआ था। पहली बात, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दोनों जमातों ने कहा कि देखो भाई, हिंदुस्तान में जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां पे तुम लोग ये इरादा कर रहे हो कि हर सूबे की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जो उस सूबे के लिए कानून साजी कर सके। ये बहुत अच्छा है, हम लोग बड़े खुश हैं कि तुम लोगों ने ये सोचा कि हर सूबे के अंदर वो लोग खुद से जो है वो कानून साजी कर सके। बड़ा बहुत बढ़िया है यार, ये बनाओ तुम लोग, हम तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर उसमें से 5 मेंबर होंगे तो सूबे के अंदर कानून साज असेंबली में जो कानून बनाएंगे 5 मेंबर होंगे, तो 4 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सब के सब मेंबर जो हैं वो गोड़ा साहब, वाइस राय साहब खुद ही अपनी मर्जी से लगा दें। ये 4 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए जो खुद वहां के लोग इलेक्ट करें। लाहौर में अगर आप लोग समझते होंगे, लाहौर एक प्रोविंस है और वहां पे 5 लोग हैं, तो ये 4 के 4 जो हैं वो ये इसमें से इलेक्ट होने चाहिए। और पांचवा, तुम लोग जो है वो चूंकि खुद तुम लोग भी यहाँ के बादशाह हो, राजा हो, तुम लोग हुकूमत करते हो, एक तुम्हारी मर्जी का होगा। सादा लफ्जों में बात करें तो अगर 100 मेंबर हैं तो 80 जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए और 20 जो है वो इसमें से वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जो मेंबर लोग सेलेक्ट करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर साल उनको जो है वो इलेक्ट कर सकें, हर साल उनको वोट डाल सकें। वो 5 साल के लिए जो है वो रहेंगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की आवाम का पैसा जो है वो इन्हीं कामों पे लगता रहा। ये लखनऊ पैक्ट में दूसरी बात की गई। तीसरा मुतालबा ये था कि देखो, हिंदुस्तान जो है वो बड़ा भी है, छोटे प्रोविंसेस को भी मुश्किल है। बड़े बड़े प्रोविंसेस के अंदर तुम लोग जो मेंबर हैं उनको 125 तक कर लो, तो कानून साज असेंबली के जो मेंबर होंगे वो 125 तक होंगे। और छोटे प्रोविंसेस में ये तुम लोग की मर्जी है, लेकिन हम लोग 50 से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे और 75-75 से ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, उनके मुतालबात पता चल रहे हैं आपको? गोड़ा साहब जो हैं उनके पास अभी ये मुतालबात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को एक खत मिलता है कि जिन्ना साहब आपने अभी तक मुसलमानों की कोई बात नहीं की। तो जिन्ना ने नंबर 4 पे ये पॉइंट दिया कि मुसलमानों के लिए जनाब, तो उनको इलेक्ट किया जाएगा वो स्पेशल इलेक्टोरेट के जरिए किया जाएगा। स्पेशल इलेक्टोरेट, तो जिस सूबे में मुसलमान हैं तो मुसलमानों को मुसलमान ही वोट कास्ट कर सकते हैं, हिंदू कास्ट नहीं कर सकते हैं। और मुसलमान जो है वो लाजमी खड़े होंगे, उनकी सीटें नशिस्तें मुख्तलिफ होंगी। तो 10 हैं तो 10 में से 4 लोग जो है वो मुसलमान होंगे। और कितने मुसलमान होंगे, इनका मोटा मोटा सा फॉर्मूला, पंजाब पंजाब में 50% मुसलमान होंगे। यानी हुकूमत में अगर आप लोगों ने 10 बंदे लिए, 50 मुसलमान होंगे।
बंगाल के अंदर अगर 10 लोग हैं हुकूमत में, कानून साजी असेंबली में, तो उसमें से 6 लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, 4 मुसलमान होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 में से 3 लोग मुसलमान होंगे। बिहार में 2 या 3 हो सकते हैं। और हमारे पास जो है सीपी के अंदर जो है वो 2 होने चाहिए। मद्रास के अंदर जो है वो 2 होने चाहिए। बम्बे के अंदर जो है वो हमारे पास 33 या 1/3% होना चाहिए। ये मुख्तलिफ रेशो जो है वो उन्होंने दे दी कि इतने मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद होने चाहिए। एक और नंबर 5 पे पॉइंट लखनऊ पैक्ट में, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हैं, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को वादे लफ्जों में बता देना चाहते हैं कि भाई कोई भी कानून ऐसा नहीं तुम लोग पास करोगे कि जिसमें जो है वो किसी भी कम्युनिटी का नुकसान हो, हमारा नुकसान हो या हिंदुओं का नुकसान हो। अगर तुम लोगों ने मुसलमानों के बारे में कानून पास किया कि मुसलमान जो हैं वो मस्जिद में नहीं जा सकते, तो लाजमी होगा कि मुसलमानों के जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ये बात उन्होंने भी उस पेपर के ऊपर साइन किए हों। अगर कोई मंदिर बंद करना है, अगर कोई टेम्पल बंद करना है, तो हिंदुओं के साइन हो, कंसर्न ग्रुप के साइन हो उसके ऊपर। कोई भी बिल, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आप खुद से बना दोगे, और अगर ऐसा बना दिया तो ये काबिल कबूल नहीं हो। नंबर 6 पे हमारा नुक्ता ये है कि हम ये चाहते हैं कि तुम सूबों को एटोनमी दो, यानी कि हक खुद अरादियत दो, हर सूबा आजाद हो। ज्यादा से ज्यादा ताकतें जो हैं वो आपने सूबों को दी। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ताकतें देने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि वो बड़ा इनाम हो। उनको ऑथराइज करें कि जो आमदनी का जरिया है लोगों से टैक्स इकट्ठा करना है, वो नए टैक्सेस भी लगा सकें। वो लोगों को अगर कर्ज देना है तो कर्ज की रकम भी बढ़ा सकें। और जो बजट आपने बनाना है वो बजट के ऊपर वोट भी कर सकें, ये सूबों के पास भी हो कि मेरे सूबे का बजट इतना बन रहा है, तो वो उस पर भी बात कर सकें। और अगर आपने उस सूबे के मुतालिक कोई भी रेवेन्यू से मुतल्लिका काम करना है, तो सबसे पहले आपको उसके प्रोविंशियल काउंसिल से बात करनी पड़ेगी। हर सूबे के अंदर जो है वो एक एग्जेक्टिव काउंसिल जो है वो होना चाहिए। एग्जेक्टिव काउंसिल एक ऐसी काउंसिल जो कि आपकी अपनी काउंसिल हो। अब वो वाली काउंसिल क्या काम करेगी कि जिसमें मान लीजिए कि हर सूबे में गवर्नर है, और उस गवर्नर के अंदर जो है वो 6 लोग जो है वो वाइस राय ने अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं कि हमारे पास ये सूबा है, यहाँ पे जो है वो हाकिम है, नईम साहब जो है वो हाकिम है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, सीएम भी होता है, सीएम रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन गवर्नर भी होता है जो को रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट। तो अगर हजूर वाला आपने गवर्नर रखने हैं, तो गवर्नर का मतलब आपके गवर्नर जो होगा उसने जितने भी एग्जेक्टिव काउंसिल रखने हैं कि जो उससे मशवरे दे सके, वो सारे के सारे बुरे नहीं रख सकते आप उसमें इंडियन नेशनल्स को रखो जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट होना चाहिए। तो एक अच्छी खासी लंबी फहरिस्त दे दी मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने मिल मिला के। 14 सबक रोशन हो गए कि ये तो बड़े गहरी बातें जो है उन्होंने मुतालबा किया। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली शैल हैव द राइट टू प्रेजेंट एडजर्नमेंट मोशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जनाब जहाँ पे हमारे पास जो लोग समझते हैं कि ये वाली चीज, ये वाला कानून यहीं पे रुक जाना चाहिए। आप इस्लाम के ऊपर कोई बैन लगा देते हो, आप हिंदुइज्म के ऊपर कोई बैन लगा देते हो, तो जो मेंबर हैं असेंबली के, उनके पास ये ताकत होनी चाहिए तो वो उस कानून को वहीं पे रोक दें, हुक्म तनाही जारी कर दें, एडजर्नमेंट कर दें, उसको मुलतवी कर दें। मुसलमानों के लिए जो सीटें, वहां पे अगर कोई सूबा ऐसा है जहाँ पे परसेंटेज की बुनियाद पे मुसलमानों के लिए सीटें नहीं बनती हैं, कि वो बहुत कम है, तो वहां पे उनको माइनॉरिटी कंसीडर करते हुए माइनॉरिटी के मुताबिक सीटें दी जाए। सिर्फ मेल, सिर्फ मेल, मेल। प्रोटेक्शन जो है वो मुसलमानों को देनी चाहिए, हिंदुओं को भी देनी चाहिए कि अगर
मुसलमान किसी जगह पे ज्यादा हैं और वहां पे हिंदू कम हैं तो उनको प्रोटेक्शन दे, अगर हिंदू ज्यादा हैं तो मुसलमान कम है तो उनको प्रोटेक्शन दे। आखिरी दो पॉइंट्स रह गए, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। ये बस ये खत्म होने लगा, उसके बाद ये जो लखनऊ तक है। हजूर वाला, मरकज में आपकी हुकूमत है, गोरा साहब मरकज में बैठे हुए हैं, हमने मान ली। आपने अपनी एक काउंसिल बना ली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना ली है, उसमें 150 मेंबर हैं आपके पास। तो अब इस 150 में से 130 मेंबर वो होने चाहिए जो कि इलेक्टेड हों डायरेक्ट इलेक्शन की बुनियाद पर। और इन 130 का तीसरा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का होना चाहिए। 130 का तीसरा हिस्सा क्या बनता है? 130 का वन थर्ड क्या बनता है? तकसीम करें जरा इसका। हमारे पास उन्होंने कहा कि 44 जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, ये आपके जो है वो ये कानून साज असेंबली में। 150 जो है वो टोटल, और हमारे पास बाकी जो है वो आप चाहें तो गैर मुस्लिमों को रख सकते हो, लेकिन मुसलमान होने चाहिए जो सेंटर के अंदर भी जो असेंबली है। और आखिरी नुकता हमारे पास ये है कि आपकी जो सेंटर के अंदर चलने वाली हुकूमत है वो गवर्नर जनरल चलाए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके सारे के सारे इंडियन जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड होने चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई मेंबर नहीं उठा सकते। तो जनाब बड़ी अच्छी सी बातें लिख दी इन दोनों जमातों ने। गोरा साहब पढ़ के हैरान हो गए कि ये तो गुलाम सी कौम थी, इन्होंने कहाँ से इतनी बातें सीखी, इन्होंने तो बड़ी चीजें फॉर्मुलेट कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इनमें आगे आगे थे। सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये इम्तजाज था कि एक जनाब लखनऊ पैक्ट के जो है वो पॉइंट किए गए। ये कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उन्हीं की कोशिशें थी जो 5 एडवोकेट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। अब की दफा इंडिया के अंदर जो है वो एक चीज तय पा गई थी कि वक्त वो दूर नहीं है जब इंडिया सेल्फ रूल की तरफ जाएगा। इंडिया जो है वो खुद अपने ऊपर हुकूमत करेगा, इंडिया के लोग इसके ऊपर हुकूमत करें। इस स्कीम का सबसे अच्छा जो है वो फीचर ये था कि हिंदुओं को भी अकल आ गई, उन्होंने मुसलमानों को जो है वो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी समझ लिया। पहली दफा उन्होंने कहा यार ये मुसलमानों के पास तो लीडर भी काम कर रहे हैं और मुसलमान तो बातें भी काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वट एवर दे आर सेइंग वी नीड टू लिसन। मुसलमानों ने भी कहा कि हाँ यार ठीक है, तुम लोगों ने अगर हमें एक पॉलिटिकल पार्टी समझा है तो हम भी तुम लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट बड़ी आमद करते हैं। ये सारे के सारे मामला जो हैं वो हमारे पास लखनऊ पैक्ट के अंदर जो है, ये लखनऊ पैक्ट था कि जिसने जो है वो पॉलिटिकल एडवांसमेंट को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये लखनऊ पैक्ट था जिसने जो है वो हिंदू और मुसलमानों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट का जो है वो रोल मुकम्मल करना शुरू कर दिया। अब की दफा लोग जो है वो बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे को देखने लगे। लखनऊ पैक्ट जो है हिंदुस्तान के चैप्टर में एक ऐसा ब्राइट चैप्टर था कहानी में जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहली दफा कुछ नया करने को दिया। हमारे पास दोनों सेपरेट जो है वो पॉलिटिकल एंटिटीज थे, मुस्लिम और इंडिया के दरमियान जो है वो फ्रेंकली वो एक दूसरे को मसाइल जो है वो सुनाया करते थे। और इस सारी की सारी चीज का कर जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जिनको फिर जो है वो सरोजिनी नायडू ने ये कहा था, जो कि लीडर थी, फेमस पोइट थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि ये तो आप में एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो सरोजिनी नायडू ने इन्हें ये टाइटल दिया। ये इतिहाद तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मॉन्टेगे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ जाता है। अब हुआ कुछ यूं कि हमारे पास वायसराय तब्दील हो जाता है। जो मंटू था वो वापस चला जाता है, उसकी जगह नया बंदा आ जाता है, उसका नाम मोन्टेगे है। मोन्टेगे जो है वो आता है तो वो एक कमेटी बनाता है। आते ही वो जस्टिस ऐसे रॉलेट को कहता है कि भाई देखो, मुझे जरा ये बताओ कि गवर्नमेंट के खिलाफ कौन कौन पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कर रहा है। नया वॉइसरॉय था,
उसने सोचा कि भाई नए नए लोगों को देखें, नए नए काम देखें, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कंस्पिरेसीज कौन कर रहा है यार, ये देखना है। अब जो है वो जस्टिस एस ए रॉलेट जो है वो उसको एक रिपोर्ट पेश करता है साल 1918 में। जस्टिस रॉलेट ने पता नहीं किस चीज का बदला लिया, उसने ऐसी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट पेश की, तो उसने बहुत से लोगों को, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मुस्लिम लीग के भी थे और वो कांग्रेस के भी थे, उनका नाम उसमें डाल दिया कि ये जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है। इंडियंस जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए, तो ये तुम लोगों ने क्या काम किया, अनएथिकल हीनियस रिकमेंडेशन सब आपने दी। लोग इस पे बड़ा अनॉयंस का शिकार हुए, बड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा ये जो रॉलेट एक्ट है ना, ये ऐसे रॉलेट ने जो पेश किया है ये क्रिमिनल रिपोर्ट। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन दिनों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन हुआ करते। उन्होंने रॉलेट एक्ट के बाद जो है वो उससे रिजाइन कर दिया कि इस किस्म के घटिया काम तुम लोग करते हो, बेजा इल्जाम लगा रहे हो जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लोगों ने जब रॉलेट एक्ट को देखा तो लोगों ने के जज्बात जो हैं वो बदल गए। कुछ लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन दिनों ब्रिटिश कमांडर जो है वो जनरल डायर हुआ करता था। जनरल डायर ने दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा किया कि कोई वार्निंग नहीं दी, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो लोग वहां पे साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर फायर हो गया। लोगों की आंखें खुल गई कि जब लोगों ने देखा कि सैकड़ों के लिहाज से लोग जो हैं वो होल सेल में जो है वो मारे गए। वो तो बाद में आएगा ना, चूड़ा चूड़ी इंसिडेंट, वो तो खिलाफत मूवमेंट में आएगा ना हमारे पास। ये तो जलियांवाला मैसेज जो है हमारे पास आता है। तो जी जनाब, ये जलियांवाला जो इंसिडेंट था, अब की दफा लोगों को जो है रुपी, ओ माय गॉड, मुझसे कोई पॉइंट मुझे बताएं जो रिपीट करना है, इस तरह से तो सारा लेक्चर तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, 1 घंटा और 22 मिनट हो गया। हम मुझे कोई पॉइंट बता दें, हम जलियांवाले बाग को डिस्कस कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ना लॉर्ड मिंटो जो है वो चला गया, उसकी जगह आया है अगला जो है वो वायसराय आया है, और वो है मोन्टेगे। ठीक है, मोन्टेगे। मोन्टेगे ने आते ही एक बंदे की ड्यूटी लगाई है कि बताओ गवर्नमेंट के खिलाफ कौन कौन काम कर रहा है। वो है हमारे पास रॉलेट, जस्टिस रॉलेट की ड्यूटी लगाता है। जस्टिस रॉलेट बताता है कि जनाब ये वाले लोग हैं, वो कुछ लोगों के नाम देता है। तो उसके बाद से अब हम ये देख रहे हैं कि लोग एहतजाज करते हैं कि हमारे इंडियंस के खिलाफ तुम लोगों ने नाम दे दिया। लेकिन वो क्या होता है जी कि अब जो है वो जनरल डायर जो है वो लोगों के ऊपर फायर खोल देता है अमृतसर के जलियांवाले बाग में। तो हमारे पास जो जनरल डायर का ये जो फायर है, लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो जाती है ब्रिटिश के खिलाफ। इतनी तो मिनटों के दौर में भी नहीं थी जितनी जो है वो नफरत अब पैदा होना शुरू हो गई। नया आने वाला वायसराय जो है वो इसने तो आखिर किस्म की जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर दी। मुल्क जो है वो इंतहाई क्रिटिकल फेज में दाखिल हो गया, और क्यों ना होता लोगों को सीधे फायर मारना शुरू कर दिया। अब की दफा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि यार गलती हो गई हमसे कुछ, और उन्होंने लोगों के जो है वो उभरते हुए स्मोल्डरिंग उभरते हुए जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश। अब की दफा अगस्त 20 1917, एडविन मॉन्टेगे जो हमारे पास जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है, वो आता है और वो जनाब ये बताता है ब्रिटिश पॉलिसी। वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की। वो ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है आप लोगों के जज्बात समझ रही है, आप लोगों का एहतजाज बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग जो है वो जल्द ही आपको हुकूमत दे देंगे, आप लोग जो है वो खुद से अपनी हुकूमत कंट्रोल कर सकोगे, चला सकोगे। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उनकी अपनी हुकूमत आ जाए। लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए ये कहा गया।
और ये सारी की सारी चीजें जो है करने के लिए वो खुद जो है वो मिस्टर मोंटेगे इंडिया तशरीफ लाते हैं एक डेलीगेशन के साथ। हमारे पास जो है मिस्टर मोंटेगे अपने साथ एक पूरे पॉइंट्स लेके आए हैं, पूरे पॉइंट्स हैं वो बताते हैं, और बताने के बाद पॉइंट्स हैं वो बताने के बाद वो वापस 1980 में चले जाते हैं। मिस्टर मोंटेगे जो है इनसे चार्ज जो है हिंदुस्तान का वापस ले लिया जाता है इस इंसिडेंट के बाद जो है, जब ये हिंदुस्तानियों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं। और अब की दफा जो है जो चार्ज है वो क्लेम्सफोर्ड के पास आ जाता है, क्लेम्सफोर्ड के बाद। लेकिन मोंटेगे जो है इनके पास अब जो चार्ज है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का है। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का चार्ज है इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया बैठता तो वो लंदन के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है। लेकिन ये क्या करता है, ये मसाइल सुनता था, इंडियन पासपोर्ट को देखा करता था, वीजे लगाया करता था, सब काम ये किया करता था। तो मिस्टर मोंटेगे और क्लेम्सफोर्ड जो हैं अब की दफा मिलके कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। और क्लेम्सफोर्ड की जो रिफॉर्म्स हैं 1919 में बनती हैं। ये रिफॉर्म्स जो है वो कुछ यूं हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोगों ने ये समझ लिया है कि तुम लोगों को अपनी हुकूमत चाहिए। हम लोगों ने जो तुम लोगों के लिए कानून साजी सोची है वो बाई कैमरल होगी। बाई कैमरल का मतलब ये है कि दो ऐवान होंगे तुम लोगों के हिंदुस्तान में। पहले द अपर हाउस होगा। अपर हाउस जो है उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि हम लोगों को वो बताया करेगा, अपर हाउस हमें भी रिपोर्ट करेगा कि जनाब मामला चलते क्या क्या है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो है जी अपर हाउस। दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कब ले गई, हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है जी कि वो भलाई जो है वो हमारे पास अपर हाउस होगा, और जो लोअर हाउस होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। दो ऐवान होंगे, अपर हाउस होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जो नीचे वाला ऐवान है, जो लोअर ऐवान है, उसके बारे में हम लोग जो है वो ये बता दें कि उसमें 146 146 मेंबर्स होंगे। Whereas if you talk about the upper house, there would be 60 members in the upper house. 60 जो है वो मेंबर्स अपर हाउस में होंगे। अपर हाउस वाले बंदे हमारे दिल के चुन करीब होंगे, और हमें रिपोर्ट करेंगे, वो 5 साल के लिए होंगे। 5 साल के लिए। लोअर हाउस वाले 3 साल के लिए होंगे। हिंदुस्तानियों की आंखें खुल गई कि यार हम लोगों को पहली दफा कुछ मिलने जा रहा है। मुसलमानों ने आज तक एक ही चीज की उनकी जिद थी, और वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने वार्निंग दे दी थी इनको कि खबरदार सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने का सोचा लो। अगर तुम लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म किया तो समझ लो कि फिर दमादम मस्त के अंदर होगा। तो इस दफा सेपरेट इलेक्टोरेट को इसमें भी बरकरार रखा गया, मुंतगे रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को तुम लोगों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट चले। और तो और उन्होंने द सिस्टम ऑफ डायरेसी भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जिसका मतलब ये था कि जनाब जो हमारा प्रोविंस है, जो हमारा सूबा है, वो दो हिस्सों में तकसीम होगा, दो कैटेगरीज में तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर कुछ इख्तियारात जो हैं वो सूबे के पास होंगे, और कुछ इख्तियारात हमारे यानी मरकज के पास होंगे। जैसे हेल्थ है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, ये सारे के सारे जो है वो हम लोग मुकामी लोगों को दे देंगे। लेकिन हम लोग जो मुकामी लोगों को नहीं देंगे वो लॉ एंड ऑर्डर है। जो मुकामी लोगों को नहीं देंगे वो फाइनेंस है, वो पुलिस है, वो इरिगेशन है। तो हम लोग इन तमाम चीजों को खुद से चलाएंगे।
तो तुम लोगों को अगर पता हो कि तुम लोग जो है वो कुछ हकूक हमें नहीं मिलते, तो सेहत दे दी, तालीम दे दी, कॉमर्स दे दी, तजारत करो। लेकिन टैक्सेस चेक्सेस पुलिस वाले मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ये सिस्टम जो है वो हमारे पास जो गवर्नर जनरल था डायरची, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ब्रिटिश ने सारे काम के इख्तियारात अपने पास रख लिए। जो हमारे पास लोग थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। सब्जेक्ट सम्राट यहाँ पे उस वो पर्टिकुलर जो हमारे पास जो है वो मोंटेगी क्लेम्स फॉर रिफॉर्म है, उसके टॉपिक्स भी हैं। सेंटर और प्रोविंसेस, सेंटर के पास तमाम ताकतवर चीजें थी, जैसे इस्लामाबाद हमारा सेंटर है, तो उन्होंने कहा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशंस, इनको डिफेंस देखेगा। और जबकि वही चीजें जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ वो प्रोविंसेस देखें। तो जी सारे के सारे मामला जो भी होगा, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो कि लंदन में बैठा होगा, आप सब लोग उसके मातहत होंगे। और गवर्नर जनरल के पास अख्तियार होगा कि वो जो करना चाहे कर सकता है, मुकामी लोग जो हैं वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर जनरल के खिलाफ बोल सकेंगे। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने लखनऊ पैक्ट में ठीक ठाक तरतीब से 12 के करीब पॉइंट्स बना के दिए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब ये वाले काम इस तरह से होने चाहिए। तो इन्होंने तो वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं 1919 में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो मांगा था, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी हुकूमत मांगी थी, इन्होंने कहा कि गवर्नर के पास हुकूमत होगी। उन्होंने सब चीजें अपने पास मांगी थी, इन्होंने सब तीन चार जो शोबे जो बिल्कुल बेकार हैं वो दे दिए। अब की दफा वही होना था जो दमादम मस्त के अंदर होता है, यानी कि वही कांग्रेस ने कहा कि दफा हो जाओ, ये कौन सी बातें लेके आए हो। हम लोग तो ये नहीं मानते, ये मोंटेगी क्लेम्स को रिफॉर्म ये तो काम की बातें हैं। तुम लोगों ने हमें दे क्या रहे हो इसमें, हम नहीं मानेंगे। और मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि भाई जाओ, तुम लोगों ने हमें सिर्फ एक ही चीज दी है, और वो ये चीज ये है कि तुम कहते हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो हमने उस सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या करना है जिसमें हमारे लोगों के पास अख्तियार ही कोई नहीं है। तो कांग्रेस जो है जमात दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कुछ कह रहे थे कि ठीक है यार मान लेते हैं अपनी हुकूमत तो आएगी, फिर बाकी बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं यार, हम नहीं मानते हैं। मुस्लिम लीग ने भी सिरे से इनकार कर दिया कि भाई हम लोग तो इस चीज को मानते नहीं। अब की दफा ये जो है वो जनाब चले गए, ये सारे का सारा मामला जो है वो खटाई में पड़ गया। खटाई में किस तरह से बड़ा, मोंटेगी और क्लेम्सफोर्ड ने जो सारे के सारा एक मूवमेंट और सारे का सारा जो प्लान बना के आया हुआ था वो खत्म हो गया। उन दिनों जब ये 1919 का काम चल रहा था, दर हकीकत इंडियन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट किया था। पहली जंग अजीम भी चल रही थी। 1914 से 1918 तक जो जंग अजीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, उसमें हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश को दिलो जान से सपोर्ट करता है। वजह सिर्फ ये है कि भाई जाते हुए इनाम के तौर पे क्या पता ये हमारा मुल्क छोड़ दे। मुल्क के अंदर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो पाई जाती थी, और ये जो रिफॉर्म्स आई तो इन्होंने लोगों को और परेशान कर दिया। पहले तुम लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर जलियांवाला में फायर खोल के मार दिया, अब तुम लोगों ने ये रिफॉर्म्स दे दी। गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरह से परेशान है। गवर्नमेंट लोगों को क्रश करने के चक्रों में है, लोग जलियांवाले वाकये को भी नहीं भूल रहे हैं। उसके बाद ये वाला इंसिडेंट हुआ, मुसलमानों की तरफ से एक और नया काम होना शुरू होगा। दर हकीकत हुआ कुछ नहीं कि मुसलमानों की टर्की से बड़ी मोहब्बत है। एक जमाने में सऊदी अरेबिया जो है ये भी टर्की के अंदर हुआ करता था, टर्की से अलहदा किया गया है इसको जो है वो बाकी। वहां पे एक खिलाफत थी, मुसलमानों के खलीफा थे। खलीफा का टाइटल जो है वो हजरत अबू बकर सदीक ने अपने लिए इस्तेमाल किया था। तो टर्की ने जर्मनी को सपोर्ट किया। जर्मनी जो है वो दो तरह के हमारे पास जो है वो ब्लॉक बने हुए थे। एक ब्लॉक हमारे पास वो था कि जिसमें ब्रिटिश था और इत्तेहादी कुव्वतें थी। एक तरफ ब्रिटिश आ जाता है और एक तरफ ब्रिटिश की इत्तेहादी कुव्वतें आ जाती हैं। जर्मनी था तो जर्मनी के साथ टर्की भी था, लेकिन ये ब्रिटिश के खिलाफ थे।
ब्रिटिश जो है वो जो जंग लड़ रहे थे ये दोनों ममालिक उसके खिलाफ। हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिश जो है ये जंग जीत गए। उन्होंने उसके बाद कहा जर्मनी को कि तुम्हें और टर्की को मैं सबक सिखाता हूँ कि मेरे खिलाफ जंग कैसे लड़ना है। अब हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह रहे थे कि यार टर्की को कुछ ना कहो, क्योंकि टर्की के अंदर खलीफातुल मुस्लिमीन बैठते हैं, हम लोगों के जज्बात बड़े मजरूम होंगे, उनको ना कुछ कहो। सोचिए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमने तो तुर्की को डिसमेंबर करना है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। मुसलमानों ने कहा कि हम लोग जो हैं वो तुर्की के लिए बड़ी रिस्पेक्ट रखते हैं, ऐसा नहीं करा। लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है वो ये काम नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने टर्की के ऊपर जो है वो उसके डिसमेंबरमेंट कर दी। टर्की के जो है वो टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। इसके जवाब में मुसलमानों ने कहा कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आई, हम लोगों ने तुमसे रिक्वेस्ट भी की है, सपोर्ट भी किया है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो जनाब बन जाती है कि हमने खिलाफत को बचाना है, तुम लोग खिलाफत को क्यों खत्म कर रहे हो। इससे पहले कि ये मोंटेगे और क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स लेके आए थे इनको लगाया जाता, एक नया ही जो है इंडिया के अंदर मसला शुरू हो गया, और वो था कि खिलाफत मूवमेंट को बचाना। जंग अजीम अव्वल थी, दुनिया की पहले जंग थी जिसमें हर मुल्क को किसी दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता था। नहीं करना पड़ता था तो वो जंग उसके खिलाफ हो जाती थी। वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन सब ममालिक जो हैं वो शामिल रहे थे जंग में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम लोग भी शामिल हो गए थे क्योंकि हमने ब्रिटेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो है वो जाना शुरू हो गई थी, मुकामी लोग गए थे तो हम भी उसमें शामिल थे। हमारे पास जो है अब टर्की के ऊपर जो है वो उन्होंने अजीबो गरीब किस्म से जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया। अब खिलाफत का मतलब ये था कि यार खलीफा जो है वो बचे टर्की के अंदर। जब टर्की से अगर ये हरमैन शरीफ और सऊदी अरेबिया के अंदर जो आज खाना काबा ये छीन लिया गया तो खिलाफत तो खत्म हो गई उससे। लेकिन फिर ऐसा ही किया गया। ऑटोमन एम्पायर जो कि हमारे पास फलस्तीन तक फैली हुई थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए गए मुख्तलिफ ममालिक को, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जो हैं उन्होंने खिलाफत को कायम किया। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है जो सहाबा कराम थे, जब उन्होंने निज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निज़ाम को चलाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से चलाया तो उनको खलीफा कहा जाता है। और इन्हें खलीफतुल रसूलुल्लाह कहा जाता था कि यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो अहकाम पे चलने वाले। हजरत अबू बकर सदीक ने अपने लिए ये टाइटल चूज किया था। बाद में हजरत उमर ने अपने लिए खलीफा रसूलुल्लाह या अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो है वो उन्होंने हजरत उमर ने अपने लिए लगाया था। तुर्की के अंदर जो है ये खिलाफत खत्म करने वाले जो हैं, तुर्की का अपना जो है वो इनकी आर्मी का बंदा था, वो कमाल अतातुर्क था। उसने उसने खुद ही खिलाफत को खत्म कर दिया। उसने खुद ही जो है वो हुकूमत ले ली और खिलाफत को खत्म कर लिया। मुसलमान जो हैं वो बड़ा परेशान हुए। मुसलमानों ने बड़ी कोशिश की कि उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, मूवमेंट चलाने की कोशिश की। मूवमेंट से उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन हो नहीं सकी। और हमारे पास ये जो ब्रिटिश है ये तो कहता था कि टर्की जो है वो सिक मैन ऑफ यूरोप है। हम जानते हैं कि टर्की यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो उसने कहा कि जनाब मैं तो इसको ठीक ठाक तरीके से सबक सिखा कर छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने टर्की के टुकड़े टुकड़े करके जो है वो सबक सिखा भी दिया। लेकिन जब ये मामला चल रहा था, मुसलमानों के जज्बात मजहब को लेके आप सभी जानते हैं कि कितने तेज हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ तब हमारे पास एक खिलाफत कमेटी वजूद में आती है। और इस खिलाफत कमेटी के अंदर जो है वो हकीम अजमल एम इंसारी जो है वो हकीम अजमल खान इंसारी जो है वो ये जनाब खिलाफत कमेटी खिलाफत कॉन्फ्रेंस को बना सकते हैं 1918 को। कोशिश यही थी
कि जनाब लोगों को जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, गवर्नमेंट पे दबाव डाल सकें। इस मूवमेंट के अली ब्रदर्स यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली को कहा जाता है कि आप बड़े इफेक्टिव लीडर हैं, लेकिन वो पहले ही जेल में बंद थे। उन्हें छुड़वाया जाता है और छुड़वाने के बाद वो अमृतसर पहुंचते हैं। मकसद ये था कि गवर्नमेंट पे दबाव कायम किया जाए, खिलाफत कमेटी जो है वो कायम की जाए, तो भाई टर्की के जो है वो टुकड़े टुकड़े ना करो। ओके, उन्होंने प्लान कर लिया हुआ था कि उन्होंने करना ही करना। अब की दफा हिंदुस्तान में इंडियन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट की कि यार आप लोग भी हमें सपोर्ट करो। इंडियन जो है वो, हिंदू भी जो है वो आगे आए, लेकिन सपोर्ट हो नहीं सकी और मामला जो है खत्म हुआ पीस ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ सेवर्स के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, 1920 में ये ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी ने इंडिया के मुसलमानों को हिला के रख दिया, और उसकी वजह ये थी तो मुसलमान जो हैं उन्हें बताया गया कि जो जीत गए हैं, ब्रिटिश जिसने जंग जीती है, उन्होंने जनाब पूरा प्लान बना लिया है टर्की के हिस्से करने का। टर्की को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और फिर उन्होंने अपने जानने वाले, अपने वो ममालिक जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, टर्की के टुकड़े टुकड़े उनको बांटना शुरू कर दी। जैसे अब जो है वो पता चलता है कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स के अंदर ये फैसला किया जाता है कि जनाब जो एलिज हैं जिन्होंने जंग जीती हैं, पहले तो उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि जनाब जो हिस्सा टर्की का लेना चाहते हो, अपने साथ मिलाना चाहते हो, मिला लो। फिर एक नई स्टेट बना दी जाती है अर्मीनिया की। ठीक है, अर्मीनिया एक नई स्टेट टर्की में से बना दी जाती है। सीरिया जो है वो बना दिया जाता है, इराक बना दिया जाता है, जॉर्डन बना दिया जाता है, इसको अलहदा कर दिया जाता है, अलहदा मुल्क बना दिया जाता है। वेस्टर्न एनाटोलिया जो है उसको, समराना को अलहदा कर दिया जाता है और ग्रीस को दे दिया जाता है। मतलब पूरे मजे जो है वो करते हैं, टर्की को टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। मुसलमान जो है वो, उनका दिल बड़ा दुखता है कि यार ये क्या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने बताया कि वॉइस राय जो है वो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पास मॉन्टेगे था। इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि ये नहीं करो, इस तरह से देखो, हम लोगों ने तुम लोगों को सपोर्ट किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टर्की के अंदर खिलाफत खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो होगा। मुसलमान ने बताया कि हम लोग जो है वो एहतजाज करेंगे, एक मूवमेंट जो है वो हम लॉन्च करेंगे, आप ऐसे नहीं करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसे ही होगा। तो अली ब्रादरान जो मौलाना मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद थे और अदर जो रिलीजियस लीडर थे, बड़े परेशान हुए, लेकिन कुछ भी खैर नहीं बन सका। हिंदुस्तान ने जो हमारे पास गांधी था उससे सपोर्ट करने की कोशिश की। ये मूवमेंट हमारे पास 23 नवंबर 1919 को जो है वो शुरू होती है, और कुछ डेलीगेशन भेजे जाते हैं। आप सब ये पढ़ते आए हैं और ये चीजें आसान है कि गांधी जो है वो, उसने एंड मौके पर जब ये मूवमेंट जो है वो अपने अरूज पे थी, उसने जो है वो यहाँ से पीछे चला गया। उसने कहा कि भाई ये अब जो मूवमेंट है ना, चूड़ा चोरी का इंसिडेंट बेसिकली हो गया था। चूड़ा चोरी जो है वो एक गांव का नाम है। गांधी ने कहा कि जनाब मुसलमानों ने कुछ क्या किया था कि यहाँ पे कुछ जो है वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के लोग थे, और ब्रिटिश के लोग जो हैं वो, और यहाँ पे कुछ थाने के अंदर जो है वो एक थाने को पकड़ा, स्मॉल टाउन में 1922 में, और वहां पे उसको थाने को आग लगा दी गई। सिपाही अंदर हैं, मूव ने एहतजाज करते हुए उसको आग लगा दी 1922 में। तो यहाँ पे गांधी ने कहा कि भाई अब ये मूवमेंट पीसफुल नहीं रही है, तो लिहाजा मैं इससे बिल्कुल पीछे हट रहा हूँ। अब जब वो इससे पीछे हटता है तो मूवमेंट नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट हमें जो है वो मिलते हैं। वो हमें ये मिलते हैं कि पहला तो ये कि खिलाफत मूवमेंट में हमें पता चल जाता है कि हिंदू हमारे कितना मुखलिस है। हिंदू जो है वो, इनकी यूनिटी हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह से गांधी की भी हमें यूनिटी का पता चल जाता है कि कितना सिंसियर बंदा है हमारे पास साथ में। हमारे पास
ये मूवमेंट हमें बताती है कि भाई अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये जो गांधी है ना, गांधी का बच्चा जो है वो इसकी लीडरशिप में अगर रहे तो ये तो तुम्हें ऐसे ही मरवाएगा। हमें ये भी पता चला कि भाई ये जो रिलीजियस एंथुसिज्म है ना, हमने अब ब्रिटिश को सपोर्ट करते रहे हैं जंगों के अंदर, और ब्रिटिश ने हमें बाद में कोई घात नहीं डाली, तो ब्रिटिश के ऊपर रिलाय नहीं करना। अगर ब्रिटिश के ऊपर रिलाय करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। उलमा कराम ने बड़ा अच्छा काम किया। तो कौम को पहली दफा ये पता चला कि अगर उलमा कराम जो हैं वो अपना ईमानदारी से काम करें तो किसी भी मूवमेंट को कामयाब बनाया जा सकता है। हमारे पास जो है वो अन इस्लामिक ट्रेंड्स और कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया। ठीक है, सब के सब मुख्तलिफ फिरकों से लोग इकट्ठे होते हैं इस मूवमेंट के लिए, और अब की दफा मुसलमानों को एक कौम की हैसियत से मुसलमान सामने आते हैं। ये खिलाफत मूवमेंट ही थी कि जिसने मुसलमानों को उजागर किया, उनको जो है वो सोए हुए जमीरों पर जगाया तो चलो भाई उठ जाओ। लेकिन गांधी का एक्शन था, हमारे पास गवर्नमेंट का इंतहाई इम्पोर्टेंट मुस्लिम जो है वो उनका अरेस्ट था, और हिंदू मुस्लिम जो है वो उनकी जो यूनिटी जो जनाब लखनऊ के अंदर शुरू हुई थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू थे उन्होंने तो शुद्धि और संगठन जैसी मूवमेंट्स बनाना शुरू कर दिए थे, ये मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सो ये जो कम्युनल क्लैशेस होते हैं, रॉइट्स होते हैं, इन सब की वजह से खिलाफत मूवमेंट नाकाम हो जाती है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। जो चीजें इसमें से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, कई दफा पेपर का हिस्सा रह चुका है, याद करोगे। जो चीजें इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास जो है वो मोंटेगे, क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट शिमला डेप्यूटेशन है, सारे के सारे लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो आज के डिस्कशन है। तो क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। जर्मनी टर्की जो है इन्होंने अपना एक अलाय बनाया हुआ था ना, एक इत्तेहाद था इनका, और वो इत्तेहाद जो है वो फिर खिलाफ था, तो मुश्किल चले गए। तो जी नहीं साहब, ये फाइल शेयर कर दीजिएगा। लॉन्ग लेक्चर है, थक गए होंगे आप लोग, थके तो नहीं है? नहीं साहब, इंस्टा मैडम, लंबा लेक्चर अटेंड करने के बाद यू पीपल आर नॉट टायर्ड? ये थक गए हैं? टायर्ड और नॉट टायर्ड? बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ। ठीक है, मैडम इंस्टा ने तो बता दिया। नईम साहब जो हैं, चलिए जी, नईम साहब का जवाब मेरा ख्याल है आने तक हमें अगले जुमे तक इंतजार करना पड़ेगा। तो हम जो है वो तब तक देखते हैं इसे। ले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपसे अगले वीक में मुलाकात होती है। टेल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।